रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान, उसमें बहुत फॉरेन की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और आने वाले टाइम में पीओके भारत ले लेगा। यहां से 4 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, 5 साल पहले, क्योंकि हम अपना ही कश्मीर नहीं ले पा रहे थे, स्पेशल प्रोविजंस रखे हुए थे। दूसरा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तीसरा, सिंध के अलग होने के पूरे चांसेस हैं, इसको सिंधुस्तान कहा जाएगा आने वाले टाइम में। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और खैबर पख्तूनवा का जो इलाका है वो अफगानिस्तान ले लेगा, जिस पर लगातार वो दावा कर रहा है, क्योंकि वो पश्तून लोगों का इलाका है जिसकी मुख्य आबादी अफगानिस्तान में रहती है। तो आने वाले टाइम में वैल्यू, जो क्लैशेस ऑफ वैल्यूज है, यानी मूल्यों का टकराव बढ़ने वाला है। पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान लाहौर का क्षेत्र बच रहा है, पंजाब पाकिस्तान जो है, वही केवल उसके पास रहेगा। तो इंडिया अगर इस समय थोड़ा सा पुश मार दे तो आपको पता है पीओके में अब भारत की तरफ सेंटीमेंट आने लगी। भारत में बिजली है, सड़कें हैं, लोगों को दिख रहा है उन्नति हो रही है, लोगों को जॉब मिल रही, टूरिज्म है। और उधर कश्मीर का ही एक इलाका ऐसा जहां ना मेडिकल सुविधा है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे यहां होता था ना कि हम रेफरेंडम कराने की मांग करते हैं, पीओके में रेफरेंडम शुरू हो गए। पीओके में रेफरेंडम कि हम अब भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये होता है स्टैंड चेंज करने का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नतीजा। बलूचिस्तान को अलग करने की मांग बढ़ती जा रही है, सिंध क्षेत्र जहां पे अल्पसंख्यक रहते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये फॉरेन की कल एक रिपोर्ट आई है कि बहुत जल्दी हो सकता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन जितना कमजोर होगा आप उतने ही ज्यादा सेफ रहोगे। ये सिद्धांत हम भूल कैसे गए हमें नहीं पता है, जबकि आचार्य चाणक्य अपने दुश्मनों को मारने के लिए विष कन्याओं का तक प्रयोग करते थे। दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी आचार्य चाणक्य ने बनाई थी, और आज हम स्पाई एजेंसीज के लिए मोसाद की मदद ले रहे हैं, सीआईए की मदद ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने राष्ट्र के मूल तत्वों को भूल चुके थे। उनकी स्पाई एजेंसी इतनी खतरनाक थी जिसका कोई हद नहीं है। वो चंद्रगुप्त को, अपने शिष्य को, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देते थे। पता है तुम्हें? चंद्रगुप्त 6 महीने के अंदर मार दिया गया होता मगध में प्रवेश करते ही। इतने खतरनाक दुश्मन थे। मगध साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। अमात्य राक्षस जैसे बहुत विश्वास पात्र और बहुत मेधावी लोग थे जो चंद्रगुप्त को 10 दिन भी टिकने नहीं देते, मार देते। आचार्य ने बहुत पहले ही उसको जहर दे देके कि कल को खाने में किसी ने जहर दे दिया, ये मरना नहीं चाहिए। इस स्तर की तैयारियां की थी आचार्य ने, तब जाकर वो अखंड भारत की नींव रख पाए थे। और हम उनसे सीखने की बजाय मैकियावली को ढूंढ रहे हैं कि भाई मिल जाओ तुम हमें। अरस्तु हमारा मालिक बना घूम रहा है, सोक्रेटिस हमारा आदर्श है। ये स्थिति हमारी। तो उसी का कारण है कि इस पे बहस हो रही है हमारे यहाँ, बताओ। और बहस में वो कह क्या रहा है, देश की जनता सुन क्या रही है? तो वही बात है, या तो हमें पता सब कुछ है, जानते हम कुछ नहीं कि बात क्या हो रही है। ये प्रिंसली स्टेट क्या था? तो अगर प्रिंसली स्टेट की बात मान रहे हो तो हमें हमारे सरदार पटेल की पूजा नहीं करनी चाहिए, हम उन्हें लौह पुरुष नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यूनिफाइड आधुनिक भारत, जो यूनिफाइड इंडिया है, उसकी नींव किसने रखी है? लौह पुरुष ने रखी है। तो हम ये बहुत पैराडॉक्सियल जो है वो एक विश्व भ्रमण कर रहे हैं। ये व्यक्ति अपने न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने के चक्कर में राष्ट्र के सिद्धांतों की ऐसी तैसी कर रहा है, और किया इन लोगों ने। तो आप देखिए, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एंटी इंडिया तत्व जो है वो बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो भारत में ही मौजूद है। वो मान के चल रहे हैं कि जो ब्रिटेन के लोग छोड़कर गए वो सबसे बड़ी थाती थी। वो इसी का सबसे पहले स्टेटमेंट इसी लीडर का है, वो इसी वकील का, कि जो नई आचार संहिता आई है, नई जो इंडियन पीनल कोड आया है, वो सही नहीं है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में इनके आर्टिकल। अब सोचो कितने इंडियन जो सो कॉल्ड इंग्लिश फर्राटेदार बोल रहे हैं, जो वेस्टर्न माइंडसेट के साथ है, वो आर्टिकल पढ़ने के बाद, ओके, इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील ने आर्टिकल लिखा है, उनके दिमाग में क्या चेतना आ रही होगी, अंदाजा लगाओ। और ये सालों से होता चला आ रहा है, सालों से ये होता चला जा रहा है। प्रोफेसर्स वही पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल वही लिखे जा रहे हैं। तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत डीपर हैं। हम सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हुए हैं, और ये प्रूव है, ये प्रूव है। एक बगल में चाइना बैठा है, दुनिया, तुम कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो जिसने चाइना के खिलाफ, चाइना ने तिब्बत में डेमोग्राफिक चेंज करके दिखा दिया और किसी ने चू बोला हो, तुम एक पेपर खोल के मुझे दिखा दो। आपको तो पता भी नहीं चला होगा कितने लोग वहां मार दिए गए, कितने लोग शिफ्ट कर दिए गए। तिब्बत के सारे रिसोर्स को चाइना यूटिलाइज कर रहा है अपने लिए।
आपको इसके बारे में कानो कान खबर नहीं है। इंडिया में बेवजह की न्यूज बना देते हैं, फेक न्यूज उठा के बना देते हैं, जो है नहीं उसको भी दिखा देते हैं कि देखो गोली वोली चल गई, फलाना हो गया। एडवाइजरी जारी हो रही है, चाइना के खिलाफ एडवाइजरी जारी करके दिखा दो, चाहे तुम्हारी एड और वाइजरी सब दोनों अलग अलग कर देगा। वो इतना पावरफुल है क्योंकि वो ये सिद्धांत जानता है जो हमें महाभारत ने बहुत पहले सिखा दिया था, डिस्क्राइब ए नेशन इनेबिलिटी और अनविलिंगनेस टू डू व्हाट इट इज नेसेसरी। तो आपको जो करना है राष्ट्र के लिए वो आप करेंगे जो उसके लिए सही है, इस बात की परवाह किए बिना कि मानवाधिकारों पे क्या हो रहा है, वेस्टर्न ने जो हमारे स्टैंडर्ड क्रिएट किए उसका क्या हो रहा है, इसकी परवाह तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है। इन साहब से जाके कोई पूछो कि वहां पे जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके बच्चे जिनके सर के ऊपर जो है पिता का साया चला गया, उनकी पीड़ा के बारे में इन्होंने कभी बात की? किस बात की शहादत हो रही थी? हम अपनी बाउंड्री की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। इन्हें कभी चिंता हुई कि कितने लोग जो मार दिए गए आतंकवाद में? इन्हें कभी इसके बारे में बात नहीं हुई। इन्हें एक कानूनी प्रावधान की बड़ी चिंता थी जो कि मालिक बनाकर चला गया है। इसको बोलते हैं मेंटल कॉलोनिटी, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। कल पता नहीं कहां से इसको सुन लिया, न्यूज देखो कितना, इसको पढ़ना क्या लिखा हुआ है। कल मैंने बताया था कि रुपए वाली बात हल्के में मत लेना, और मैंने बताया था कि देखो अभी मैं कल बोल रहा था, मुझे लगा थोड़े दिन बाद आएगा, इतनी जल्दी छाप देंगे मुझे नहीं पता था। कल ही मैंने पढ़ाया था कि ये जो हमने व्यापार किया है, इसीलिए मेरी बात को ध्यान से लिखा करो, बहुत ध्यान से लिखा करो। तो वो बहुत छोटी मोटी घटना है। मैंने कल एक लाइन बोली थी कि अफ्रीकन देश धीरे धीरे हमारे पीछे आकर जुड़ जाएंगे क्योंकि वो इस डॉलर के प्रेशर को डील नहीं कर सकते, भारत को अपना नेता मान लेंगे। पता नहीं कमबख्तों ने क्या सुना, सऊदी अरब, इराक, नाइजीरिया जैसे बड़े देश आपूर्ति देश फिलहाल स्थानीय मुद्रा में कारोबार की डगर में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अंगोला, कांगो, युगाना ये सब अफ्रीकन कंट्री हैं। अल्जीरिया जैसे देश रुपए में क्रूड का भुगतान स्वीकार करने को तैयार हैं। पूरी की पूरी लाइन। इसकी एक वजह यह है कि देश भारत से काफी सामान आयात करते हैं। छोटे देश भी डॉलर की कमी से जूझ रहे हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एक दूसरे के सबको बात करेगी, ये लोग रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। ये देखो यहां पे सीधे सीधे चीज आ रही है। अभी कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि ये छोटी मोटी खबर नहीं कि एक देश से व्यापार हुआ आप इसको याद करके बैठ जाओ। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। बहुत से देश तैयार बैठे कि कोई आगे बढ़े जिसकी मुद्रा मजबूत हो, हम उसके साथ व्यापार करने के लिए रेडी हैं। देखो आज की खबर है सामने, और लाइन बाय लाइन की। मैंने कल कहा था अफ्रीकन कंट्रीज आके हमारे पीछे जुड़ेंगे, हमें लगा भी 2-4 दिन तो रुकेंगे, ये तो आज ही जुड़ गए। बहुत जल्दी में थे, इंतजार कर रहे थे ढंग से पढ़ाएं और हम जुड़े, अगले दिन छापे। देखो न्यूज, ये तो आज की है ना खबर, ये आप ही ने ग्रुप में, उनसे निकाला मैंने, ये आप ही ने ग्रुप में डाला था, देखो सामने। तो अगर ये जब हमारे रुपया का जो व्यापार करना शुरू कर देंगे, हमारी पावर के साथ जुड़ेंगे, तो हमारा रुपया क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, और डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हमारा रुपया मजबूत होना। तो आज हम बोलते हैं ना कि हम $1 के बदले 72 रुपए दे रहे हैं, किसी दिन वो दिन भी आएगा, और जिस दिन वो दिन आ गया उस दिन आप कहीं और बैठे होंगे, कहीं और बात कर रहे होंगे, आपकी संस्थाएं होंगी, आपके लोग होंगे। उस संस्था में कोई यूरोपियन एंट्री कर जाएगा तो यूरोप में खबरें छपेंगी, ओ भारत की बड़ी संस्था में एक यूरोपियन को जगह मिली। जैसे आज होता है नहीं, भारतीय मूल का व्यक्ति इसका हाथ, हम बड़े दिल से पढ़ते, बड़ा खुशी महसूस, बग्गा साहब वर्ल्ड बैंक में चले गए, हम कितने खुश होते हैं। सोचो, कल्पना करो, क्या से कुछ सालों बाद ऐसा होगा कि इंडिया की बनाई किसी सोसाइटी में यूरोप में खबरें बोल रही, और भैया बहुत लगाड़े वगाड़े बज रहे हैं कि भैया इंडियन किसी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी यूरोपियन को जगह मिल गई। हम कहते ठीक है, दे देंगे छोटी मोटी जगह। जैसे आज हम मांगते घूम रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दे दो, कई साल से मांग रहे हैं, 1945 से मांग रहे हैं, दे दो दे दो दे दो, हम बहुत बड़े देश है, हमारे पास ये है, जिम्मेदारी है, हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ नहीं। अच्छा बोले बहुत ज्यादा मांग रहे हो, अच्छा अस्थाई सीट लेके बैठ जाओ, 2 साल तक खुश रहो, बोले झुंझुना थमा दिया। हाँ, उस पर भी हमारा मीडिया लिखता है, हम आके नेता हमारे भाषण देते हैं कि भारत को अस्थाई मेंबरशिप मिल गई, बड़ा खुश। अच्छा, हम भारत को लगता है हम अस्थाई पे ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता है संयुक्त राष्ट्र में कोई सीट मिल गई है। तो फिर मैंने क्या कहा था, हमारी प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है। हमें नहीं पता कि ये संस्था क्या थी, इसके बनने में हमारा क्या योगदान था। हम भी इसके फाउंडर मेंबर्स में शामिल थे, चीन और हमारे साथ दोनों को मौका था। हमने कहा बड़ा भाई पहले, छोटा भाई बाद में।
चीन जाएगा तो हमें भी लेके जाएगा, चीन चला गया बोले बट यहाँ से, हमें पता है कि तुम अगर मेरे साथ चले गए तो तुम्हारे पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जो हम पूरा एशिया में अपनी जो मालिकाना हक रखना चाहते हैं, उन्होंने 1945 में अपना प्लान बना लिया था और 1945 से वो प्लान एग्जीक्यूट करता चला आ रहा है वो, तो उसने हमें घुसने नहीं दिया। और हम ये सोच के बोले बड़ा भाई जाएगा तो छोटे भाई को साथ लेके जाएगा, बड़ा भाई पहुंचा, छोटे भाई को 2 लाख दिया, बोले बार आज तक हम, तो हम भारतीयों को बड़ा खुशी होता है, देखो अस्थायी सीट मिल गया, 2 साल तक आगे बढ़। बोले करोगे क्या अस्थायी सीट से? कोई डिसीजन ले सकते हो? नहीं। कुछ काम कर सकते हो? नहीं। वीटो है? नहीं। तो फिर बड़ो, हमें क्या, हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ नहीं कि इसका प्रभाव क्या है हमारे ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और ये सारी चीजें वहीं चल रही हैं। अब इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आज एक न्यूज आई है जिसपे हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ा, इन्हीं की किताब चल रही है आजकल और बड़ा अच्छा आर्टिकल है। जनमानस में लोकप्रिय हो रही वैश्विक कूटनीति, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जयशंकर साहब का, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो विदेश मंत्री की किताब, शायद पहली बार ऐसा कुछ हो रहा होगा कि उसकी किताब पढ़ाई जा रही है। जो प्रेजेंटली में इस समय फॉरेन मिनिस्टर है, जो फॉर्मर जो है वो विदेश सचिव रह चुका है, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुका है, और कई देशों में बेहतरीन काम किया है। ये बहुत कंटेम्प्रोरी चीजें चल रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अभी जैसे उनका एक इंटरव्यू आया और उसकी वजह से आज हम भारतीय वैश्विक मामलों में चर्चा करने लगे। ये बहुत बड़ी खास बात। याद रखना, जब हम कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, एक बड़ी खूबसूरत लाइन बोली गई है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं। पहले हम भारतीयों के पास क्या दिक्कत थी? हमारे पास जो है वो आरसी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, रिसोर्स कैप्चरिंग। हमारा पूरा ध्यान इसी बात में था 2 वक्त की रोटी कैसे मिले, हम कहां से छीने, कहां से पाए, कहां से मिलेगा। मेरे कहने से किसी दिन चले जाना, कश्मीरी गेट नाम की जगह है, बड़ी फेमस जगह दिल्ली में, बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, ठीक है। वहां गलती से अपनी गाड़ी की डिक्की खोलना और उसमें खाने का कोई सामान दिख जाए लोगों को, फिर वहां तुम्हें देखना कि भारत में किसी भी सामान के लिए इन गरीबों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप कपड़ा बांटने जाएंगे, आपका कपड़ा ही गायब हो जाएगा, आपको पता लगेगा मेरी शर्ट वर्ट कहाँ गई भाई, इतनी छीना झपटी होगी। खाना खाने के लिए कि भाई उसमें जो ढंग का खाना मिल जाए, वो कंबल वंबल लेके सड़क किनारे पूरी लाइन, भारत की राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, भारत के किसी दूर दराज के इलाके की बात नहीं कर रहा। और जैसे ही आप जाएंगे वो छीना झपटी मच जाएगी कि आप कुछ खाना उनको दे रहे हैं। बहुत से वीडियो मेरे पास पड़े हैं, मैं भी गया था 2-3 बार, ठीक है, डांटना पड़ गया कि भाई एक एक करके लाइन में लगो, मजबूरी है उनकी। वही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि भाई ठंड में उनको एक कंबल मिल जाए, आज का खाना मिल जाए उनको ढंग का। बहुत से लोग आते हैं खाना बांटने के लिए। तो ये हमारे भारत की सच्चाई, हम अभी भी रिसोर्स कैप्चरिंग कर रहे हैं। हमें हमें पता है कि हमें नहीं मिलेगा। आज ये मान लो पूरी सब्जी कहीं भी देखो लाइन पे लगी रहती लाइन, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट नहीं है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत, जब कोई राष्ट्र रिसोर्स कैप्चरिंग कर रहा होता है ना, तो उसको संसार के बारे में कुछ नहीं पता होता। अफ्रीकन लोगों से पूछो कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, डॉलर कहां गया तुम्हारा, तुम्हारी कंपनियों को ब्रिटिश पेट्रोलियम ने 99 डॉलर में लीज में करा लिया, उन बेचारों को कुछ नहीं पता। बोले 99 डॉलर तो दोगे ना, उनके तेल के कुएं। ये अंगोला जो लिखा हुआ था ना, अंगोला की जिस दिन कहानी पढ़ोगे रोने लगोगे। इनके जमीन के नीचे तेल है, इनके पास पैसा नहीं कि उस तेल को निकाल सके। 99 रुपए में लीज, 99 डॉलर में लीज कराई है 100 सालों की, कि 100 साल तक हम यहाँ तेल निकालेंगे 99 डॉलर में। और बोल रहे थे ये तो बहुत बड़ा पैसा है। उनका शोषण किया, उनका खून चूसा गया है और उन्हें कुछ होश नहीं, क्योंकि उनके लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। उनका उनका जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है, कि वो जिंदा रह जाएं, राइट। तो ऐसे देश में आप विदेश नीति के बारे में बात नहीं करेंगे। विदेश नीति क्या होती है? मैंने आपको पहले बताया था कि इनसाइड रिक्वायरमेंट, पहली क्लास याद है कि जब किसी राष्ट्र की जो इनसाइट होती है, इनसाइट में मैंने आपको बताया था 6 तरह की सुरक्षाओं के बारे में, वो पहली क्लास कोर है। मैंने आपको बताया था किसी राष्ट्र को 6 सुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पहला होता है नेशनल सिक्योरिटी, कोई कंप्रोमाइज नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। दूसरा मैंने बताया था इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। तीसरी, अब भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, जिसके बारे में कल मैं चीन के मलक्का डायलेमा की बात कर रहा था। वो मुझसे, हमसे लड़ता ही इसी बात पे है। उसको लगता है कि भारत जब चाहे तब मलक्का संशय पे उसका गला दबा देगा, एनर्जी सिक्योरिटी रोक देगा,
क्योंकि जब कोई राष्ट्र प्रगति करता है तो उसको किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। उसके बाद आ गई फूड सिक्योरिटी, जो कभी हमारे 1965 से पहले हमारे लिए टॉप पर ये थी, फूड सिक्योरिटी। इसके बाद लिवलीहुड सिक्योरिटी, आजीविका सुरक्षा, ये रोजगार, स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके बाद एक नई चीज आ गई है, कितने पहले पढ़ाया था, तब ये पहाड़ दरक नहीं रहे थे, तब ये कालका शिमला रेलवे हवा में नहीं थी, समझ रहे हो? वो हेरिटेज थी, कितने सालों से अपनी जगह थी, कुछ समय के अंदर हमने उसको, हमारे पहाड़ इकोसिस्टम डिस्टरबेंस का सामना कर रहे हैं। ये जो हमने खूब सड़कें बनाई, हमने खूब टूरिज्म को बढ़ावा दिया, वो जो पत्थर दरक गए ना बेस, वो है वो जो हमें प्रकृति वापस कर रही है, वो थोक के भाव में लेके जा रही है। तो अगला हमारा कंसर्न क्या है? एनवायरमेंट। जैसे अभी आज ही खबर आई थी, मैंने बहुत पहले क्लास में जब ज्योग्राफी पढ़ा तो बता दिया था कि आने वाले समय में, मेरे एक पुराने स्टूडेंट ने आज मुझे भेजा है, मैंने पढ़ाया था कि जो आज हमारा रेगिस्तान है वो आने वाले टाइम में हरियाली हो जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा पैटर्न बदल रहा है। और आज ही खबर आज ही आई है, आज ही एक न्यूज आई है कि रेगिस्तान आने वाले समय में थार का डेजर्ट क्या हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, वो पैटर्न चेंज करके अब वो अरब सागर से एंटर कर रहा है। अभी भी अगर तुम लोग चले जाओगे तो अभी तुम देखोगे गुजरात राजस्थान में बारिश हुई है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जो गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर से लेकर नेपाल की तराई तक बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला क्षेत्र था। पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। तो अगली जो सोचो, वो चावल का क्षेत्र है, चावल को क्या चाहिए होता? पानी। अब वहां पे खेत में धान बो दिया गया, पानी गायब है, और ये चावल रीजन है। और जो मोटे अनाज का रीजन था, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये जो पूरा गुजरात, राजस्थान, सौराष्ट्र की बेल्ट है, वो यही तो है। और उसको जब एबेंडेंट पानी मिल जाएगा तो रागी, बाजरा ये पानी जैसे पाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो उधर भी मुश्किल, इधर भी मुश्किल है। गमे जिंदगी मुझको दे मशवरा, फिर तो हमारा मामला खराब हो गया। तो ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक हो जाए तो तुम सबसे बच जाओगे, प्रकृति से कहां बचोगे? क्लाइमेटिक चेंजेस। तो अब किसी भी राष्ट्र के सामने ये सबसे बड़ी जो है वो दिक्कत। कल आपने देखा जर्मनी में फ्रैंकफर्ट का पूरा एयरपोर्ट डूब गया, कोई नहीं बच रहा इससे। जहां बर्फ गिरी, इतनी बेहिसाब बर्फ गिरी कि मकान के मकान दब जा रहे हैं। जहां बारिश हो रही इतनी भयानक, जर्मनी जैसा विकसित राष्ट्र अपने एयरपोर्ट को नहीं बचा पाया, पूरा का पूरा डूब गया। ये हालत है। तो ये हमारे लिए छठा सबसे बड़ा दुश्मन बन के आ रहा है। तो ये 6 ऐसी चीजें हैं जिससे राष्ट्र कभी भी समझौता नहीं कर सकता। तो ये जो 6 चीजें जो हैं वो 6 जरूरतें हैं। अब मान लो मेरा फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा चावल का कटोरा है वहां बारिश नहीं हुई, जो हमारे मोटे अनाज का कटोरा है वो डूब गया, तो अब मेरे पास अन्न की कमी होगी। मैं अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मैं कहीं ना कहीं तो निकलूंगा चावल खरीदने के लिए। अभी आपने, भारत ने कल क्या किया, जो नॉन बासमती राइस है उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। कल की खबर है ये। नहीं, बासमती पे बैन लगता है, नॉन बासमती पे नहीं लगता है हमारे यहाँ। इससे पहले सिर्फ 2 बार ऐसा लगा है बैन। लेकिन चावल की खेती बर्बाद होने वाली है, और जो जिन्स यानी कि जो हमारे अनाज चावल की कीमत है 15% तक बढ़ने वाली है, खाद्य महंगाई। तो अभी से सरकार ने क्या किया, उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह संकट हमारे सामने। अब जो विदेश नीति होती है वो हमारी आंतरिक जरूरतों का रिफ्लेक्शन होती है। भाई मुझे अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है तो मैं इजराइल से जाके मिलूंगा ना, मैं अमेरिका से मिलूंगा, रशिया से मिलूंगा। तो अभी तक क्या था, यह माना जाता था कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों की पॉलिसी है, वो सिर्फ बहुत पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले या इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो लोग हैं या विदेश मंत्री केवल इसके बारे में बात करेंगे। बट एस जयशंकर सर की जो आने वाले समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां देखी जाएगी वो ये होगा कि विदेश नीति को, हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जो सबसे बड़ा काम किया है, विदेश नीति को, जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लोक जनमानस, जनमानस का मतलब लोगों के बातचीत की शैली में आ जाने का यह काम किया। और वर्ड यूज किया वैश्विक कूटनीति, वैश्विक विदेश नीति नहीं। हम छोड़ चुके हैं विदेश नीति को बहुत पहले, बहुत हो गया, हमने बहुत कबूतर उड़ा लिए। हमें पता चल चुका है कि ये मल्टीपोलर वर्ड है, यहां ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन है। तो हमें कूटनीति के बारे में अब सोचो कि इस जनमानस शब्द का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनमानस। अंग्रेज तो हमारे यहां पहले भी थे,
गांधी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? सबको यह बताना कि आजादी क्या है, हमारा शोषण कौन कर रहा है, हमारा पूरे राष्ट्र का सबसे पहला दुश्मन कौन है। तो जब सबको यह समझ में आया कि यार ये अंग्रेज जो है हमें कुछ बनाने नहीं आए हैं, ये हमारा शोषण करने के लिए आए, हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हैं, तो सभी लोगों ने आजादी के महत्व को समझाया। और जब समझा तो किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, किसी ने जो है वो जेल में चला गया, किसी ने अपने प्राण बलिदान कर दिए। सबको एक ही चीज चाहिए थी, वो क्या चाहिए थी? आजादी। तो जब किसी राष्ट्र की चेतना में, जब किसी राष्ट्र के कन्वर्सेशन में, जब चाय की दुकानों में विदेश नीति के बारे में बात होने लगी, तो इसका मतलब समझ जाना कि अब लोग ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यही है कि इन्होंने जो अपने तरीकों से, अपने लेक्चर से, अपने भाषण से, अपनी राइटिंग से, अपने बुक से, द इंडिया वे आज की मोस्ट सेलिंग बुक है जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक है, किसी भी किताब की दुकान पे चले जाओ सबसे पहले तुम्हें ये मिलेगी। अमेज़न पे इसकी रेटिंग बहुत हाई है। तो इसके माध्यम से उन्होंने जो विदेश नीति है, जो भारत की जरूरतें हैं, उसको जनमानस का केंद्र बना दिया। हाईलाइट में रहते हैं हमेशा, ये हाईलाइट में रहते। कई लोगों में ये कहने लगा कि भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये चर्चा होने लगी है। बुक्स लिखते हैं, आर्टिकल सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, पॉडकास्ट में चले जाते हैं। अभी आपने देखा एक जाने माने पॉडकास्ट में भी चले गए, जबकि जनरली मैंने किसी विदेश मंत्री को किसी प्राइवेट पॉडकास्ट में बैठते हुए नहीं देखा है, क्योंकि इनको सोशल मीडिया की पावर पता है। इनको पता है कि हमारा यूथ उसको देखता है और हमारे यूथ को लिटरेट किया जाना है कि भारत की विदेश नीति क्या है, ताकि वो इस पे गर्व करे, उस पे कंट्रीब्यूशन कर सके, उसको समझ में आए कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। और जब उसको ये बात पता चल जाएगी तो वो उसके लिए खुद को तैयार कर पाएगा। क्लियर है? तो ये इसका सबसे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का स्वर्णिम युग। कूटनीति वर्ड बार बार, स्ट्रेटजी वर्ड यूज कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी वर्ड हम यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारा ढांचा है, लेकिन वर्किंग क्या है वो कूटनीति है। और कह रहे हैं कि बेस्ट टाइम है हमारा, स्वर्णिम युग का मतलब गोल्डन एरा है, जहां सब कुछ किसके पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा है? भारत के पक्ष में। अब भारत बैठा, विदेश नीति में भारत इंतजार करेगा। भारत तो कहता है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, कि हमारा पड़ोसी सबसे पहले, हम बाद में हैं। हथियार हमारे हैं लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। न्यूक्लियर डिटरेंट की बात करता है, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशंस की बात करता है, मतलब वो सब किनारे कर दो। अभी दुनिया बिल्कुल तेजी से बदल रही है, कोई आज सुपर पावर नहीं है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि यूक्रेन को हम G20 में बुलाएं कि ना बुलाएं। आज देखा पड़ा, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज हमें इससे मतलब नहीं कि नाटो उसके साथ बैठा हुआ है यूक्रेन के साथ। आज हम डिसाइड कर रहे हैं हम किसको बुलाएंगे और किसको नहीं। हम निकल चुके हैं उस अतीत के साये से कि कहीं वो भैया बुरा ना मान जाए, कहीं भाभी बुरा ना मान जाए। ये हो गया हमारा, बहुत गया। हम क्या चाहते हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं। अमेरिका कह रहा है कि नहीं आप यूक्रेन का साथ दीजिए, बोले हम दे रहे हैं, हम बिल्कुल, हम पूरा। हाँ भाई बेटा टेंशन ना लो, हमसे पूछ के थोड़ा लड़े थे, अब लड़े तो, लेकिन हम तुम्हारा आत्मिक साथ है। लेकिन रशिया से हम तेल खरीदेंगे, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी है, हमसे उससे क्या लेना देना, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी लेके चले। पता चला तुम्हारी लड़ाई में हम सिद्धांतिक रूप से बैठ जाए। हमारे देश में बहुत से लोग हैं, भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए। क्यों साथ देना चाहिए? क्यों साथ देना चाहिए? हम जाए लड़ जाए, हम भी घुस जाएं। जिसने कहा था युद्ध करो, नाटो ने कहा था, अमेरिका ने कहा था लड़ो यार, हम पैसा तुम्हें दे रहे हैं। बाद में सब चिंदी चोरी चले, बोले चंदा लगाओ, हाँ यूक्रेन लड़ रहा है, पैसा चाहिए, कितना देगा? अरे यार है ही नहीं हमारे पास तो। यार वो कल कोई लेके चला गया, तो चिल्लर जोड़ जोड़ के पैसा दे रहे उस बेचारे को, और वो इस चक्कर में लड़ गया जेलेंस्की, वो रशिया से लड़ गया। उसको आगे से बढ़ाया, बोले जाओ यार तुम लोग लड़ो, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हें पैसा देंगे, हथियार देंगे। वो इस चक्कर में लड़ गया। पढ़ना कभी यूक्रेन की स्टोरी। और जैसे वो आगे बढ़ गया, बोले यार पैसा था तो, लेकिन मुझे लग रहा है कोई ले गया, उसको देने से मना। अब वो जाए तो कहां जाए? आप देखो कितना खूबसूरत शहर था, कितना खूबसूरत सा देश था यूक्रेन। रोज इधर बम उधर बम, ये होता है, फंसा ले उसको। तो वो चाह रहे भारत भी फंसे। तो भारत में अब हम उस डायलेमा से निकल गए। हम कह रहे हैं हमारे जो सही हम करेंगे। हमने कहा ना, जेलेंस्की ने हमसे पूछ के थोड़े लड़ा था, कि हमसे पूछा होता, फोन किया होता, बोले हम लड़े, तो हमने कहा होता लड़ो, तो हमारी गलती थी। लड़े तुम बेटा अपने मन से, और जब सुलझाने की बात आ रही है तो तुम हमसे कह रहे हो तुम सुलझाओ, अच्छा हम बुरे बन जाएं। तो हमें जहां लग रहा है कि हमारे लिए जो जरूरी है हम वो करेंगे।
हम वो करेंगे, और यही एक संप्रभु राष्ट्र यानी सोवरेन कंट्री की पहचान होती है। चलिए, तुम लोग रोकते रोकते नहीं हो यार। हाँ, इतना टाइम हो जाता है। हाँ, रशिया यूक्रेन में कंपैरिजन करो, चाइना इंडिया में कंपैरिजन करो। पहले देखो, हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया को कब्जा कर लो, होना भी तो चाहिए तुम्हारे पास कुछ। आजादी कितने सालों तक तुम अपना कुछ हथियार बनाते नहीं थे। कारगिल वॉर में एक छोटी सी पहाड़ी के लिए हमारे इतने सैनिकों की शहादत होनी चाहिए थी। पता है क्या हुआ था? दुर्गम पहाड़ियां हैं, हमारे पास अपना जीपीएस सिस्टम नहीं था, जीपीएस अमेरिका के पास है। हमने कहा कि हमें दुश्मन का लोकेशन ट्रैक करना है, हमें आप दो। जबकि पाकिस्तान की हालत देखिए, उसने कहा था कि वो हमारे स्टेट के लोग नहीं है, वो आर्मी, उसने डिनाई किया था। परवेज मुशर्रफ उस समय वहां पे जो हेड था, उसने कह दिया कि ये हमारे लोग नहीं है, उसने अपनी ही सेना के लोगों को हमारे लोग नहीं कहा। उसके बावजूद हमने अमेरिका से मदद मांगी कि हमें लोकेशन दे दो। अमेरिका ने कहा कि हमारे संबंध पाकिस्तान से भी अच्छे हैं, आपसे भी अच्छे हैं, हम ये आपको ट्रैकिंग नहीं दे सकते। हमारे लोगों ने बंदूकें मंगवा रखी थी, गोलियां नहीं थी। हमारे सैनिकों की व्यक्तिगत शहादत है वो। कहते ना भारत सरकार जीत गई, नहीं जीती है, भारत सरकार हार गई। हमारे पास इतनी ऊंचाई पर वॉर करने के लिए वायुसेना तैयार नहीं थी हमारी। तब तुम जब कारगिल वॉर की रिपोर्ट आई, तब सीडीएस का पद, जो विपिन रावत पहले सीडीएस थे ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं की कमान, आर्मी अकेले लड़ रही थी सामने ऊपर पहाड़ पे, उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। तुम एक न्यूड, जो कश्मीर की पहाड़ियां न्यूड पहाड़ियां हैं, आप वहां पेड़ पौधे नहीं है, आप दुश्मन नीचे खड़ा है, आप भारत के सैनिकों को आप दूर से देख के मार सकते हैं। हमारे सैनिकों ने कैसे वो लड़ाई जीती वही जानते हैं, उन्हें पक्का पता था कि ऊपर जाएंगे मार दिए जाएंगे, लेकिन भारत माता की जय बोलते उन्होंने शहादत दी थी। हमारे पास ना आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे, ना हमारे पास डिफेंस सिस्टम था, ना हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक व्यू था, वो केवल और केवल व्यक्तिगत साधन। बहुत समय बाद जब बंबार्डमेंट शुरू हुई वायुसेना की, तो वायुसेना शुरुआती दिनों में क्या कर रही थी? हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये स्टेट एक्टर्स लड़ रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर लड़ रहे हैं। हम अमेरिका से मदद मांगते घूम रहे, उसने मना कर दिया ना, हमें नहीं दिया हमें जीपीएस। तो हमें आगे चलकर जो हमने आईआरएनएस जो छोड़ा था, जिसको नाविक नाम दिया जाता है, वो हमने इसी के लिए किया था कि हमारा अपना जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। तब जाकर हमें जब मुंह पे तमाचा पड़ा है, तो हम ये, मुझे कोई पूछे कि 1947 से पहले हमारे देश में इतनी ज्यादा आर्म एंड एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज थी, आजादी के बाद वो कहां चली गई? आज हमें एक बंदूक की गोली के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड होना पड़ा, और उसने सीधे मना किया। पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे मित्र हैं, अच्छे संबंध, इसलिए हम इस झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आज भारत अगर यूक्रेन रशिया के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, तो तुम्हारी क्यों जल रही है? तुम क्यों जो फोन करते हो, बाइडेन क्यों फोन करता है कि मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति है जो झगड़ा रुकवा सकते, क्यों? तब तुम्हें नहीं समझ में आ रही थी। और जब उसका राष्ट्र का अध्यक्ष कह रहा है कि ये हमारे लोग नहीं है, उसने डिनाई कर दिया। जब हमने कारगिल में घुस के जब विजय प्राप्त की, तो उसने शवों को लेने से मना कर दिया। कोई राष्ट्र ऐसा है जो अपने सैनिकों का शव वापस लेने से मना कर दे? पाकिस्तान ने मना कर दिया था। तो भारत के सैनिकों ने सम्मान के साथ उनको जो है अंतिम विदाई दी थी। क्या बात कर रहे हो, अभी आपको इतिहास ही नहीं पता भारत का, और तुम चल रहे हो अक्साई चीन पे लड़ाई करने के लिए। तुम्हारे ना आर्म्स ना एम्यूनिशन, तुम्हें बॉर्डर पे पहुंचने में 72 घंटे लगते हैं। चीन ने तिब्बत तक हाई स्पीड रेलवे लाइनें बिछा दी हैं। आज हम जब, अभी आपने कल देखा कि सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक लेडी ऑफिसर की फोटो आई थी, आप लोग शायद नहीं देखते होंगे। अब हम मोटरेबल जो है रोड बना रहे हैं ताकि हम बॉर्डर तक पहुंच सके। हमारा आज से 8-10 साल पहले तक जो एवरेज टाइम था 72 घंटे था। अगर आज वॉर हो जाए, 72 घंटे के बाद हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहुंचेंगे, 3 दिन बाद। और वॉरफेयर इतनी इंटेंस हो चुकी, 3 दिन के अंदर तुम अपना कितना हिस्सा खो बैठोगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम कहां जी रहे हो? हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ भी नहीं है। चाइना 24 घंटे के अंदर अपनी मैक्सिमम आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिप्लॉय कर सकता है। 24 घंटे के अंदर वो हमारी सीमाओं के अंदर पहुंच सकता है, और हम नहीं पहुंच सकते। तो ये कहां से तुम्हारा, कहां गया तुम्हारा गोला बारूद? तुम्हारी बॉर्डर्स तक तुम्हारी पहुंच नहीं है। अरे बचे हुए बहुत बड़ी बात है, कुछ है हमारे सैनिकों की शहादत,
उनकी वीरता, नहीं तो हम तो बहुत पहले निपटा दिए गए होते। हमने तो अपने पूरे दरवाजे खोल के रखे थे, भैया आओ ले जाओ, ठीक है। तो वो हमारी स्थिति रही है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने कल जो लाइन बोली थी, मुझे लगता है उस पर किताब लिखनी चाहिए। हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है। हम कारगिल दिवस मनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हुआ क्या था हमारे साथ। हाँ जी, क्वेश्चन पूछे। हम्म, बता तो रहे ये कि वहां के जो राजा थे उनके साथ समझौता हुआ था, कश्मीर एनेक्सेशन हुआ था, मनाया जा रहा। वो कह रहे थे कि नहीं हम पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। तुम्हें कहानी पढ़ना, एक सीरीज है, यूट्यूब देखते हो ना, प्रधानमंत्री करके एक सीरीज है, देख लेना। हालांकि उसमें बहुत मैनिपुलेट करके डाला गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सरदार पटेल बोल रहे थे यार हमारा क्षेत्र है, हम कब्जा करें, तुम रेफरेंडम रेफरेंडम क्या खेल रहे हो। तो हरी सिंह, हम जाएंगे, हम अलग रहेंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे, फिर हम पाकिस्तान में, जिन्ना ने ऑफर दे दिया तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। माउंट बेटन की तरफ, माउंट बेटन से इनकी बहुत दोस्ती थी, पता नहीं क्यों ठीक है। तो वो बोले नहीं हमारी बात तुम समझो। तो ये मानना और उठना चलता रहा। फिर जब कबीलों ने आक्रमण कर दिया, जिन्ना को लगा यार ये लेट करा, जिन्ना सीधी सीधी बात करने वाला इंसान था, बोला डू और डाई, खत्म करो, मारो इसको। तो जब कबीले भेज दिए, तब हड़कम मचा। तो वो हरि सिंह उठे और बोले या तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, ये एनेक्सेशन साइन कर। तब एनेक्सेशन पे साइन होने की बात आई थी। तो और सरदार पटेल कुछ और कह रहे थे, बोले यार ताकतवर की बात सुनी जाती है, घुसो मारो खत्म करो, भारत की सेना ऐसी है। और वो व्यक्ति डायलेमा में था, वो इंतजार करता माउंट बेटन क्या कह रहा है। और अंग्रेज, उसने या तो ढंग से हमारा इतिहास अंग्रेजों की नजर से तो पढ़ा उन्होंने, लेकिन अंग्रेजों का इतिहास भी तो पढ़ लेते कि जहां से भी ये गए हैं उन्होंने हमेशा एक लाइन ड्रॉ की है जो खून पीती है। तुम पूरे जितने भी यूरोपियन का इतिहास उठा के देख लो, जिस जिस देश को उन्होंने छोड़ा है वहां हमेशा एक ऐसी लाइन छोड़कर गए हैं जो खून पीती, चाहे इसराइल फिलिस्तीनी क्यों ना हो, चाहे युगांडा रवांडा, कहीं पर से भी वो गए हैं, उन्होंने हमेशा एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो खून पीती है। चाहे डूरंड, चाहे रेडक्लिफ, कोई भी लाइन उसने जो ड्रॉ की है वो हमेशा विवाद में ही रही है। ये बात याद रखना। अरे अभी 10 साल पहले हुआ ना, 20 साल पहले। अब फंस गया। पाकिस्तान को यह बात पता थी कि वो ज्यादा देर तक पीओके को रोक नहीं पाएगा, तभी तो उसको फेल्ड नेशन कहा गया। तो उसने उठा के किसको दे दिया, चाइना ने $4.6 बिलियन उसमें इन्वेस्ट कर दिए। क्यों डेफिशिएंसी हो रही है। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा आर्मी में जाने से जो है इंटरेस्टेड नहीं हो रही। इसी इंटरेस्ट के लिए तो बात कहा गया। तुम्हें पता है मेरे एक रिलेटिव सिंगापुर में रहते हैं, तो बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे थे, बढ़िया फ्लैट व्लैट भी खरीद लिया, बहुत पैसा अच्छा खासा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थे। तो वहीं पे उनके बच्चे भी हुए, तो नागरिकता भी। तो सिंगापुर में कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति को फौज में अपनी सेवा देनी पड़ती है। अभी आपने हाल ही में खासतौर पे लड़कियों में बड़ा बीटीएस बैंड है, बड़े फैन होते हैं उसके, भारत में भी बीटीएस के बड़े फैन है। तो पता बीटीएस बैंड के गाने आने बंद हो गए, क्यों? क्योंकि उनकी एज ऐसी हो गई है, वो बहुत मतलब पूरी दुनिया में पॉपुलर, अरबपति। वो एक बार ऐसे एक बार कोई मुंह पे आवाज माइक रख के बोलते हैं लड़कियां चार छह तो ऐसे बेहोश होकर मर जाए, ठीक है, ये वाली हालत है। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग। उन्होंने पिटीशन फाइल किया साउथ कोरिया में, लेकिन उनको सेना में अपनी सर्विसेज देनी थी। गवर्नमेंट ने एक नहीं सुना कि तुम हो गए बीटीएस, तुम अरबपति खरबपति हो, तुम सेलिब्रिटी हो, बोले तुम्हें इतने समय तक राष्ट्र की सेवा करनी ही पड़ेगी। और अब आप देखिए, मैं मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव है, मैं आपको बता रहा हूं, वो सिंगापुर छोड़ के अमेरिका चले गए क्योंकि उनका बच्चा बड़ा जब हुआ तो सर्विस 2 साल तक उन्हें सेना में देनी थी सिंगापुर के नियम के हिसाब से, और उनका बच्चा सेना में जाके सर्विस ना दे, इसलिए वो वहां से छोड़कर अमेरिका चले गए। ये हमारी स्थिति है। क्यों हम हमारे जो शहादत करने का काम है वो सिर्फ जवानों का है?
सेना का मतलब क्या है? सेना का मतलब समझो, सेना का मतलब होता है अनुशासन, जीने का तरीका। अमेरिका के ज्यादातर राष्ट्रपतियों के बारे में तुम पढ़ना, वो 2 साल के लिए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ तो 4 साल है, वो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए होता है। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट हाउ मच। आज की डेट में तुम कोई भी पढ़ा लिखा लड़का हो, 2 मिनट और लूंगा, वो आईटी सेक्टर में जाएगा या फौज में जाएगा? तो फौज में कौन जाएगा? अभी सुनते जाओ। फौज में जब जाते हो तो सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, एक लिविंग स्टैंडर्ड, सब चीज होती है आपकी। सेना का मतलब ही क्या हुआ? अनुशासन, जो मैं यहाँ गुरुकुल में करने की कोशिश कर रहा हूं। और हम बहुत कैजुअल हैं। नतीजा क्या हो रहा है? ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट डिजीज, ठीक है, यूथ में ड्रग्स की प्रॉब्लम, नशे की लत, राज्य के राज। पंजाब के बारे में पढ़ना जरा, राज्य के राज, मतलब एक दो क्षेत्र की बात नहीं, पूरे राज्य ही नशे में डूब चुका है, नशे में डूब चुका है। तो आप जब इस तरीके से जाते हो तो अपॉर्चुनिटी भी तो दी जा रही है कि 4 साल के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं, आपको तो सबसे पहली बात यूथ को अट्रैक्ट करना है, सबसे बड़ी बात है। और आपके यहां चूंकि कोई बदलाव बड़ी मुश्किल से होता है, कई देशों में मैंडेटरी है ये। बीटीएस का एग्जांपल आज जाके नेट पे सर्च करना, बीटीएस के साथ क्या हुआ करके देखो, बवाल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 370 हट गया, तो उसके लिए भी अब 2-3 साल खाली बैठे, बोले क्या करें, तो चलो केस फाइल करें। उसके पास भी, हमारे माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास भी दुनिया भर के गरीबों की सुनवाई करने का टाइम नहीं है। यहां देखो टाइम ही टाइम है। वैसे कहेंगे 4 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे हाई प्रोफाइल वकील आता है, टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। तो कैसे अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बहस हो रही है, देखा करो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम राष्ट्र को किधर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बदलाव का बहुत विरोध होता है। अभी जैसे कई बच्चे बोले, अरे सर सेमेस्टर वाला सिस्टम आ गया एग्जाम में, कई लोग बड़ा दुखी हैं। क्यों भाई, तुम्हें 6 महीने में एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? साल भर बाद तुम्हारा असेसमेंट हो, तुम्हारा पापी हो गए तुम्हारे, तुम्हें साल भर बाद तुम्हारी चेतना जागृत 6 महीने में जाग तो जाएगी कम से कम। सो इट इज नॉट बैड, इट्स वेरी गुड।